हाय फ्रेंड्स, इट्स समित फ्रॉम एनआईटी मेघालय। आज हम लोग का टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जिसमें से कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसकी कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी और इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होता है, नो सोल्यूशन कब होता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। देखिए, मैट्रिसेस में इस तरीके का सिस्टम दिया होगा इक्वेशन का। a1x प्लस b1y प्लस c1z, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। इसको बोलते हैं हम लोग नॉन होमोजीनियस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो तरीके का होता है, एक नॉन होमोजीनियस होता है, एक होमोजीनियस होता है। नॉन होमोजीनियस कब होता है, होमोजीनियस कब होता है, देखिएगा। जब यहाँ पे d1 d2 d3 नॉन जीरो ना होके जीरो हो रहा होता, अगर d1 d2 d3 की वैल्यू अगर जीरो होती है यहाँ पे, तब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनता है उसको बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग को निकालनी होती है, कुछ डिटर्मिनेंट की वैल्यू। जैसे मान ली कैपिटल डी निकालेंगे तो इसमें कौन कौन सा वैल्यू रखेंगे, देखिएगा। एक्स का कोफिशिएंट पूरा एक कॉलम में, वाई का दूसरे में, ये जेड का। ठीक है, ये हो गया डी। अब हम निकालते हैं डी1, लिखते हैं। अब डी वन लिखते हैं। डी1 लिखते हैं तो क्या करते हैं, पहले वाले कॉलम में ये सारी, ये स्मॉल डी1 डी2 डी3 रख देते हैं, बाकी सारी चेन वही रहेगी मैट्रिक्स में। तो हो जाएगा स्मॉल डी1 डी2, ये डी3, ये सॉरी एक मिनट, बी1 बी2, ये बी3, C1 C2 और ये C3। ये हो जाएगा स्मॉल कैपिटल डी वन। फिर इसी तरीके से लिखते हैं कैपिटल डी टू। कैपिटल डी टू क्या लिखते हैं, क्या करेंगे उसमें, स्मॉल डी1 डी2 डी3 जो है इसको दूसरे वाले कॉलम में भर देंगे, बाकी सेम रहेगा। यहाँ हो जाएगा C1 C2 C3। ठीक है, सेम काम D3 में करेंगे हम लोग। D3 में हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3, और तीसरे कॉलम में हमारा डी वाला रिप्लेस कर देगा इसको, सी वाले को, D1 D2 D3। ठीक है, हाँ, यहाँ से तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, ऐसे डी निकालते हैं, D1 निकालते हैं, D2 निकालते हैं, D3 निकालते हैं। ये हो गया प्रोसेस सारे डीज निकालने का। ठीक, इसके बाद से क्या होता है, कुछ केसेस होते हैं। जैसे केस 1 हो गया। देखिए, क्वेश्चन में अक्सर ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में कि अगर डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, डी नॉन जीरो होता तो क्या होता है हमारा, देखिए। तब हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है वो यूनिक सोल्यूशन कंटेन करता है, मतलब उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। वहाँ पे हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और जब डी इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारी आती है d1/d, वाई इज इक्वल टू आती है d2/d, और जेड इक्वल टू आती है d3/d। वैसे क्वेश्चन यहाँ तक नहीं पूछा जाता है कि वैल्यू क्या होगी उसकी, बस यहाँ तक पूछा जाता है यूनिक सोल्यूशन होगा। फिर तो डी इज नॉट इक्वल टू जीरो करके हम लोग वहाँ से जो चीज़ वहाँ पे पूछा होगा वो निकालते हैं। दूसरा केस होता है डी इज इक्वल टू जीरो। जब डी जीरो होता है और जो D1 D2 D3 हम लोग निकालते हैं, इनमें से एटलीस्ट वन शुड बी नॉन जीरो, इनमें से कोई एक नॉन जीरो हो। ठीक है, डी जीरो हो लेकिन D1 D2 D3 में से कोई अगर एक नॉन जीरो है, तब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा नो सोल्यूशन कंटेन करता है, कोई सोल्यूशन कंटेन नहीं करेगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, केस 2 हो गया। केस 3 देखिएगा। केस 3 क्या होता है कि डी इक्वल टू जीरो है, और साथ ही में क्या, D1 D2
D3 सारा जीरो है, ठीक है, डी भी जीरो है और D1 D2 D3 ये सब भी जीरो है। तब हमारा क्या करता है देखिएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, या हो सकता है नो सॉल्यूशन, या हो सकता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इक्वेशंस कैसे दिए हैं, ठीक ना, वे उस पर डिपेंड करता है। नो सोल्यूशन कब होगा, नो सोल्यूशन देखिए, नो सोल्यूशन का केस इनफाइनाइट नंबर सोल्यूशन कब होता है देखिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन में ये हो सकता है कि अगर दो लाइन आपका सेम दिया कोइंसिडेंट दिया हो, दो कोइंसिडेंट लाइन दिया हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है x+2y+3z = 5 और अगला लाइन दिया है 2x+4y+6z = 10। तो ये दोनों लाइन अगर इसमें दो कॉमन लेते हैं तो सेम लाइन आती है ना, तो ये दोनों कोइंसिडेंट बोले जाएंगे। और इस तरीके का कंडीशन आता है अगर तीसरा इक्वेशन भी दिया हुआ कुछ, तो उस वाले में हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आता है। मतलब सारा अगर D1 D2 D3 सब जीरो है उसके बावजूद, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएगा, ठीक है। आएंगे इसके क्वेश्चन बताया जाएगा आगे, ठीक है। देखिए उसको ऐसे हम लोग सबसे अच्छे से इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर a1x+b1y+c1z = 0 दिया है, a2x+b2y+c2z = 0 दिया है। इन दोनों इक्वेशन, दो इक्वेशन कोई भी अगर दिया है मतलब इस तरीके से कोई दो इक्वेशन दिया है कि अगर a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 बराबर हैं, तब हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होता है। और क्या है, कोइंसिडेंट लाइन्स है, ठीक है। देखिए लेकिन अगर यहीं पे a1/a2 मान लीजिए बराबर हो गया, b1/b2 ही बराबर हो गया, c1/c2 नहीं बराबर है, तब इस कंडीशन में नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है होना भी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप बता रहे हैं आपको x+2y = लिख दे रहे हैं एक बार हम 3 और x+2y = एक बार 5 लिख दिए। इन दोनों सोल्यूशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, कोई सोल्यूशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये कोई मतलब ही नहीं रखता हमारा, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चंस करा जाए, एक केस और होता है देखिए अगर इस टाइप का आता है ax = b, ठीक है, ax = b आता है और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन करके मतलब ये x की वैल्यू पूछता है हमसे, x क्या होता है वहाँ पे, x y और z की वैल्यू होती है। अगर ये पूछता है हमको, हम लोग ऐसे निकालते हैं x = a इनवर्स b, ठीक है। फिर a इनवर्स क्या होता है, x = एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं a का, चेक करते हैं वो जीरो है या नहीं, अगर नॉन जीरो है तब तो उसका कोई एक सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, इसमें नहीं प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर हो गया तब क्या करेंगे, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो के बराबर हो गया तो हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर ये भी जीरो के बराबर आ गया, हाँ, अगर ये भी जीरो के बराबर हो गया तो क्या होगा, नेचर ऑफ सोल्यूशन, नेचर ऑफ सोल्यूशन जो होगा क्या होगा, देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, ठीक है, और कंसिस्टेंट होगा इस तरह की कंडीशन में। लेकिन जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होता है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है, इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब एक कंडीशन और एक एक चीज़ और पूछा था क्वेश्चन में, अगर पूछ क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन करके दिया होगा तो क्या करेंगे, d = 0 कर देंगे। और अगर करके दिया होगा इस तरीके से कि ट्रिवियल सॉल्यूशन, द लीनियर ऑफ सिस्टम इक्वेशन हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन, इस तरीके से करके दिया हो तो d इज नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। दो तरीके का और क्वेश्चन आता है, एक आल जीरो करके
एक नॉन जीरो करके। देखिए, जब आल जीरो सोल्यूशन करके आएगा तो ये वाला कंडीशन होता है ट्रिवियल सोल्यूशन वाला। मतलब क्या, डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर नॉन जीरो करके आएगा तो नॉन ट्रिवियल वाला बात होगा यहाँ पे। मतलब क्या, डी इज इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कुछ। ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस इज इनकंसिस्टेंट। देखिए, इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब डी इज इक्वल टू जीरो होता है और एटलीस्ट डी वन डी टू डी थ्री में से कोई एक नॉन जीरो होता है। ठीक है, तब हमारा होता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। बताया ना यहाँ पे, दिखा दे रहा है आपको, एक मिनट। ये देखिए, इनकंसिस्टेंट वाला जब क्या होता है, डी इज इक्वल टू जीरो और एटलीस्ट डी वन डी टू डी थ्री में से कोई एक हमारा नॉन जीरो होता है, तब हमारा इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो पहले हम लोग इसका क्या निकाल लेते हैं, डी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे डी क्या है, जीरो के बराबर है। और ये करने से क्या फायदा होगा हमको, के की वैल्यू आ जाएगी। तो डी को जीरो के बराबर करते हैं। 3 2 1 -2 -4 2 -k -2 -1। ठीक है, इसको जीरो के बराबर करते हैं तो हो जाएगा 3, और ये +4 और +4 8। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा +2, और ये -2 और ये +2, -2 +2, ये जीरो होने वाला है। तो ये हो जाएगा -k, और ये 4 +4 इक्वल टू जीरो। ये चीज़ तो जीरो हो गया। ये हो गया 24, और ये माइनस के वाले को उधर भेज देते हैं तो 8 के हो जाएगा। कैंसिल करेंगे, के इज इक्वल टू क्या आया, 3। तो पहली कंडीशन लगाए तो हम लोग क्या मिला, के इज इक्वल टू हमको मिला 3। चलिए, के इज इक्वल टू 3 इसमें है और इसमें है, तो दो ऑप्शन तो पहले ही कट गया है। ये ऑप्शन तो होने वाला नहीं है, के क्योंकि इज नॉट इक्वल टू 3 दिया है, के इज इक्वल टू 3 होगा। ठीक ना। अब दूसरे ऑप्शन के लिए चलते हैं हम लोग। अब हम के की वैल्यू इसमें डाल देंगे, लीनियर इक्वेशन जो है इसमें हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशंस में इसमें हम के की वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे के की वैल्यू डाल देंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए 3x - 2y 3x - 2y -3z इक्वल टू 10। ठीक है, और 2x - 4y -2z इक्वल टू 6। 2x - 4y -2z इक्वल टू 6 हो गया x + 2y - z, x + 2y -z इक्वल टू 5 है। देखिए, इनकंसिस्टेंट का एक और मतलब आपका होता है कि D1 D2 D3 में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। चलिए, हम D1 निकालते हैं और उसको नॉन जीरो कर देते हैं। कोई एक भी नॉन जीरो कर सकते हैं, कोई एक कर सकते हैं नॉन जीरो। D1 निकाल कर सकते हैं, D2 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। D1 को करते हैं तो यहाँ पे 10 6 5 m, ये कहाँ आ जाएगा, पहले कॉलम में। फिर -2 -4 और ये 2, ये -3, ये -2, ये -1, और इसको कर देंगे नॉन जीरो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10 और ये +4 है, +4 8 हो जाएगा। ठीक है, +2, ये -6 और ये +10 m, फिर ये -3 और ये 12 + 20 m इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 80, ये -12, ये +20 m, और इधर हो जाएगा -36, ये -60 m इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -40 m। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ये 42 32 48 होगा, 48 और 80 में से घटाएंगे, हाँ 32, तो +32 इज नॉट इक्वल टू 0। इसको उधर भेज देते हैं तो 40 m इज नॉट इक्वल टू 32 हो जाएगा। 8 से काटिए, 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32, m इज नॉट इक्वल टू 4/5। यहाँ से कंडीशन ये आ गया कि m की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, 4/5 नहीं हो सकती है। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। एक तो k इज इक्वल टू 3, एक तो m इज नॉट इक्वल टू 4/5। अगले वाला ऑप्शन में क्या दिया था, m इज इक्वल टू 4/5 दिया था, लेकिन हमारा ये वाला सही होगा। ठीक है,
इस तरीके से क्वेश्चन सोचेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा हमेशा पूछे जा रहे हैं। इस साल तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे होंगे, हमको लग रहा है हम 5-6 क्वेश्चन ही बस उठाए हैं वहाँ से। ये 21 का भी क्वेश्चन है, देख लीजिए, जे में 2021 का है। फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए ये करते हैं। एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू वन। लिखते हैं पहले क्वेश्चन। एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू वन। एक्स माइनस वाई प्लस के जेड इक्वल टू माइनस टू। एक्स माइनस वाई प्लस के जेड इक्वल टू -2। के वाई प्लस 4z इक्वल टू 6। ठीक है। के बिलोंग्स टू है। हाँ ठीक है, के बिलोंग्स टू है। देखते हैं, पहले हम लोग कंडीशंस इसमें देखेंगे क्या दिया है। द सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। चलिए यूनिक सोल्यूशन है कि क्या है वो हम लोग निकाल लेंगे। पहले हम लोग डी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, डी की वैल्यू निकालते हैं। डी लिखते हैं, क्योंकि डी यहाँ पे आपका बहुत मायने रखता है ना। यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब डी नॉन जीरो होगा, और इनकन्सिस्टेंसी कंसिस्टेंसी की जो भी बात होगी आगे, वो डी की वैल्यू से ही मतलब होके जाएगी। पहले पहले डी इक्वल टू जीरो होगा, तभी ना आगे सोचेंगे कि हाँ डी इक्वल टू जीरो हो गया तो डी वन डी टू डी थ्री में से कोई अगर नॉन जीरो होता है तो वो इनकन्सिस्टेंट होगा, नो सोल्यूशन होगा। तो ये डिपेंड करेगा, ठीक ना। बगल में थोड़ा शोर हो रहा था। चलिए ठीक है, पहले हम डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू से होके ही हमारा सारा चीज़ें क्लियर हो पाएगी कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए डी की वैल्यू निकालते हैं। पहले एस का देखिए, एस का कोफिशिएंट पहले पहले कॉलम में रखेंगे। ये वन होगा, ये वन हुआ। यहाँ पे देखिए एस का नहीं है कुछ, जीरो हो जाएगा। वाई का यहाँ पे क्या है, -2, यहाँ -1 हो जाएगा, ये के। और जेड की बात करते हैं तो यहाँ पे 0, के और 4। ठीक है, 1 -4 -k², और ये +2 4, और इधर 0 हो जाएगा। बाकी आगे का जीरो करने का कोई मतलब नहीं है, जीरो होगा। चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा -4 -k² +8, मतलब -k² +4। अच्छा देखिए, ये चीज़ जीरो कब हो सकती है, ध्यान सोचिए। अगर इस चीज़ को हम जीरो करना चाहें तो क्या कब हो सकती है, जब k इज इक्वल टू +-2 होगा। ठीक है, जब k इज इक्वल टू +-2 होगा तभी ये क्या होगा, हमारा जीरो होगा। तो पहले ऑप्शन पकड़ते हैं क्या दिया है। द सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन इफ k इज नॉट इक्वल टू 2, k इज नॉट इक्वल टू -2। देखिए इसमें साफ बात कहा है कि अगर हमारा ये नॉन जीरो कब होगा, करेगा अगर k की वैल्यू हमारा -2 और 2 नहीं है, तभी हमारा नॉन जीरो हो रहा है। बात सही है, होगा ही। अगर -k² +4 को हम नॉन जीरो करते हैं, चलिए ये चीज़ है ना, डी डी को अगर नॉन जीरो करते हैं मतलब हमारा डी जीरो नहीं आ रहा है, तो वो कब कब नहीं आएगा, k² इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, नॉट इज इक्वल टू 4। तो एक मिनट, सॉरी, तो k इज नॉट इक्वल टू क्या, +-2। मतलब k की वैल्यू जब 2 और -2 होगी तब तो हमारा वो यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन जब +-2 नहीं होगी तब हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा। तो पहला कंडीशन क्या होता है, फॉलो करेगा ये वाला तो फॉलो करेगा। लेकिन इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। देखिए दो ऑप्शन कोई सही होगा ना, इसमें से दो ऑप्शन कोई सही होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अगला क्या दिया कि द सिस्टम है यूनिक सोल्यूशन इफ के इज इक्वल टू -2। यहाँ तो बात कर रहा था कि के इज इक्वल टू -2 नहीं होगा तब होगा, तो ये वाला तो सारा सर गलती हो गया। ठीक है, अगला वाला भी गलत है। लिखा है कि के इज नॉट इक्वल टू 2 होगा तब हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा। ये कह रहा है कि एज इक्वल टू 2 होगा तब होगा। छोड़िए, ये भी गलत है। अब हम बात यहाँ पे रुक रही है कि के इज इक्वल टू 2 होगा तो सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। ठीक है, या देखिए द सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन इफ के इज नॉट इक्वल टू -2। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कब होता है, जब डी जीरो होता है। एक मिनट, कब होता है, जब डी जीरो होता है तब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है। और डी कब जीरो होगा, जब के इज इक्वल टू 2 होगा या -2 होगा। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, कह रहा है जब के इज नॉट इक्वल टू -2। के की वैल्यू बोल दिया कि -2 नहीं है, ठीक ना, तो -2 नहीं होगा तो 2 हो सकता है। ठीक है, लेकिन हो तो सकता है के इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है। तो हमको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि के इज नॉट इक्वल टू -2 पे तो इनफाइनाइट नंबर सोल्यूशन नहीं होगा। ये तो बात गलत हो गया, ये बात गलत हो गया। के इज इक्वल टू 2 पे पॉसिबिलिटी हो सकती थी, पता चले हो सकता था, हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बात का है, के इज इक्वल टू नॉट, के इज नॉट इक्वल टू -2। इस चीज़ पे कह रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है।
ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि के इज नॉट इक्वल टू -2 पे क्या है हमारा है, जब के की वैल्यू -2 नहीं होगी तब ये यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब जब के इज नॉट इक्वल टू -2, के इज इक्वल टू -2 दिया होता, तब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन सोचने का प्रयास करते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे हमारा डी इज इक्वल टू क्या आ जाता, 0 आ जाता, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन जो बच रहा है, दो दो का पेयर बनाया ना, तो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन इफ के इज इक्वल टू 2। ये भी देख लेते हैं एक बार। कह रहा है के इज इक्वल टू 2 होगा तो हमारा सिस्टम का नो सोल्यूशन होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। एक मिनट, ये रहा, ठीक है, देखते हैं, देखिए कैसे करेंगे। अगर वो बात नहीं समझ में आ रहा है ना, ई वाला कैसे गलत है तो डी वाला कैसे सही है, ये सोच लीजिए पहले। ये वाला देखिए, ये हो गया x-2y इज इक्वल टू 1। ये हो गया x-y प्लस के जेड है ना, के यहाँ पे क्या रखेंगे 2, 2z इक्वल टू -2, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 6, ठीक है। x-2y इज इक्वल टू दिस, ठीक है। d1 निकाल लेते हैं, देखते हैं d1 क्या कहता है, क्योंकि d1 d2 d3 में से कोई एक अगर हमारा क्या होता है, d1 d2 d3 निकालेंगे और उनमें से अगर कोई एक नॉन जीरो हो गया तब तो हमारा नो सोल्यूशन हो गया, ठीक है। चलिए निकालते हैं d1। ये 1 1 2 -2 -1 0, ध्यान से देखिए 0 2 और ये 4, देखिए ये 1 और ये -4 और ये +2 और ये 4 -4, देखिए नॉन जीरो आ रहा है, -4 आ रहा है, नॉन जीरो आ गया ना, यहाँ से भी सोच सकते हैं क्या है, नो सोल्यूशन है। किसी भी तरीके से स्टेप आप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ए और डी सही आ रहा है ना, कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, डी वाला ऑप्शन है, ए एंड डी ओनली। बाकी देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ये कलर कैसा रहेगा, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस वेयर ए बी एंड सी आर रियल कांस्टेंट्स, देन द सिस्टम ऑफ दिस, देखिए हैज नो सोल्यूशन फॉर ऑल ए बी सी। पहले हम इसमें भी डी निकालेंगे, उसके पहले कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, पहले डी निकालेंगे फिर ही कोई बात बता सकते हैं इसके बारे में। तो डी निकालते हैं, ये 1 ये 2 ये 1 ये 2 6 -2 -3 -11 और ये 7। डी डी निकालने से क्या फ़ायदा होगा, देखिए डी नॉन जीरो होगा या जीरो होगा, ये हमको बताएगा कि यूनिक सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। डी अगर नॉन जीरो होता तो यूनिक सोल्यूशन का पॉसिबल है, अगर डी नॉन जीरो नहीं होता है तब तो हमारा यूनिक सोल्यूशन वाला कंडीशन मतलब हट ही जाएगा यहाँ से। जो ऑप्शन यूनिक सोल्यूशन वाला ऑप्शन दिया होगा वो तो सीधे गलत हो जाएगा फिर। फिर डी निकालते पहले, तो 1 इंटू ये 42 हो जाएगा और ये -22 हो जाएगा, ये -2 क्या होगा 14 +11 और यहाँ से हो जाएगा -3, ये -4 -6। देखिए आ क्या रहा है यहाँ पे 20 -50 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा ना, आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा +30, 30 50 50 में 50 गया 0। डी इज इक्वल टू क्या आ गया 0, डी इज इक्वल टू 0 आ गया तो यूनिक सोल्यूशन तो होगा नहीं। वो सारा जितना ही यूनिक सोल्यूशन की बात किया है जिस क्वेश्चन में, वो सारा ऑप्शन हमारा हो गया गलत, ठीक है। देखिए यूनिक सोल्यूशन व्हेन दिस यूनिक सोल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं ना अब इसका, डी इज इक्वल टू 0 आ गया तो यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, यूनिक सोल्यूशन के बारे में बात ही नहीं करेंगे हम, बात खत्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो दो बचे ऑप्शन हैं, हैज नो सोल्यूशन फॉर ऑल ए बी सी, हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन व्हेन दिस, हाँ इनफाइनाइट सोल्यूशन। देखिए एक काम कर सकते हैं हम लोग बहुत अच्छे से, D1 निकाल सकते हैं, क्योंकि D1 कुछ हद तक ये रिलेशन बताएगा कि आता है कि नहीं आता है। तो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला क्या क्या होता है हम लोग का, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होता है, जब D1 D इक्वल टू 0 और D1 D2 D3 ये सारा 0 के बराबर होता है तब हमारा होता है, ठीक है। देखते हैं D1 इक्वल टू 0 करते हैं, D1 क्या है देखते हैं,
1 2 1 1 2 1 2 6 minus 2 2 6 minus 2 minus 3 minus 11 7 minus 3 minus 11 7 minus 3 minus 11 7। ठीक है, इस चीज़ को सॉरी सॉरी, ये D1 नहीं होगा, ये D हो गया ना। D1 होगा तो क्या करेंगे, पहले वाले कॉलम में स्मॉल D1 डी स्मॉल D2 वाला भर देते हैं। ये स्मॉल D1 स्मॉल D2 स्मॉल D3 यही होता है ना, ABC, ये भर देंगे ABC। ठीक है, ये -2 था, ये -2 था। अच्छे से ठीक है। 42, और देखिए ये -11 -22 आएगा, ये आएगा, और ये हो जाएगा -2, और इधर आ जाएगा 7B -7B प्लस 11C 2, और ये 7B प्लस 11C, और ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा -2B -6C इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा 20 है, और ये हो जाएगा -14B, और ये हो जाएगा -22C, ये हो जाएगा +6B, ये हो जाएगा +18C इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से देखिए ये 20A, और इसमें से ये घटेगा तो क्या आएगा -8B, और इसमें से ये गया तो क्या आएगा -4C इज इक्वल टू 0। देखिए अब हम 5 इसमें 4 कामन लेते हैं, तो 5A 4 से डिवाइड कर दिया, कामन लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2B, ये -C इक्वल टू 0, तो 5A इज इक्वल टू 2B प्लस C आ गया। कब आया है, जब D1 इक्वल टू 0 किया है। ठीक है, एक मिनट। तो हैज ए यूनिक सोल्यूशन व्हेन दिस, ये तो सब कट गया, यूनिक सोल्यूशन बोला, हैज नो सोल्यूशन फॉर ऑल ABC। कह रहा है किसी भी, कोई भी ABC की वैल्यू कोई भी ले लीजिए आप, उसके लिए इसकी वैल्यू नॉन नो सोल्यूशन वाला कंडीशन आता है, मतलब कि उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं होगा। देखिए नो सोल्यूशन कंडीशन कब आता है, जब हमारा क्या होता है D0 होता है, और एटलीस्ट D1 D2 D3 में से कोई एक नॉन जीरो होता है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक कंडीशन दिया था ना, ये कि कब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, जब 5A इज इक्वल टू 2B प्लस C है, तब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन वाला कंडीशन अगर आप लेके चलते हैं, D1 D2 D3 तीनों बराबर करते हैं, तो हर बार आपको ये वाला कंडीशन मिलेगा। करके देख लेते हैं, हर बार एक कंडीशन मिलेगा, इस तरीके से सेटिस्फाई होगा, हमारा C वाला आंसर सही हो जाएगा। करके देख लेंगे आप लोग, या चलिए करके दिखा देते हैं। D1 कर लिया, D2 करके दिखाते हैं। हर बार लिखने का थोड़ा सा फंडा ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। एक मिनट, क्वेश्चन लिखे थे हम, D1 हो गया, D2 देखिएगा, D2 इधर से देखिए आप क्या आएगा 1 1 1 2, यहाँ पे आ जाएगा ABC -3 -11 और 7, तो 1 2 1 1 2 1 ही था ना, हाँ 1 2 1, और यहाँ ABC, और ये -3 -11 और 7, बस कन्फर्म कर लें एक बार, -3 -11 7। ठीक, फाइन। देखिए इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो क्या होगा 7B प्लस 11C। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर आपको करने का प्रोसेस करना आता है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में, ये लेंदी नहीं कहा जा सकता है। ठीक ना, 14 और प्लस 11, ये -3 2C -B इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 7B प्लस 11C -25A -6C, और ये हो जाएगा +3B इक्वल टू 0। देखिए -25A बी वाला देखते हैं कितना हो रहा है, +10B, और ये हो जा रहा है +5C इक्वल टू 0। क्या कर सकते हैं हम, 25 को उधर भेज दें, चलिए 10B प्लस 5C इज इक्वल टू 25A, 5 से कर दिए डिवाइड, तो 2B प्लस C इज इक्वल टू 5A, मतलब क्या आया 5A इज इक्वल टू 2B प्लस C। दो जगह से तो ये कंडीशन मिल गया आपको, इनफाइनाइट वाला लेके चल रहे हैं आप, D1 D2 D3 बराबर सब 0 के बराबर कर रहे हैं, तो दो जगह से तो ये चीज़ हमको मिल गया। अब कोई कहेगा कि मान लीजिए D1 D2 D3 और D सारे जब 0 के बराबर होते हैं, तब तो एक चीज़ और पॉसिबल हो सकता है, नो सोल्यूशन, बताए थे शुरू में। लेकिन देखिए नो सोल्यूशन कब पॉसिबल होता है, कब हम चेक करते हैं उसके लिए, जब यहाँ पे लिखा होता है कि अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है
तो हमारा नो सोल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन दिया होता, देखिए ऐसे क्वेश्चन दिया होता, सॉरी एक मिनट, कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन फॉर ऑल, की जहाँ दिया होता ये वाला कंडीशन कि जब ये ऐसे है तब नो सोल्यूशन है, तब तो थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन दिक्कत करता है, लेकिन ये दिक्कत वाला क्वेश्चन है ही नहीं वैसे हमको लग रहा है। क्योंकि जब देखिए ये 5a = 2b + c करेंगे ना, देखिए ये क्या होता है हमारा, जब आप 3D पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि ये जो होते हैं हमारे, ये सब चीज, यही वाला क्वेश्चन है ना, ये नहीं है, ये है, देखिए चलिए। तो ये है जो ना, ये हमारा होता है प्लेन का इक्वेशन, ये भी, ये प्लेन का इक्वेशन होता है। और जब प्लेन के इक्वेशन में क्या होगा, 5a = 2b + c करेंगे तो कोप्लानर का कुछ कंडीशन आएगा यहाँ पे। कोप्लानर जो होते हैं उनको लिखते हैं ना हम लोग, वेक्टर में पढ़े होंगे, वेक्टर में कैसे लिखते हैं, जब दो तीन वेक्टर दिया होगा और दो तीन वेक्टर को हम लोग उनका रिलेशन लिख लेते हैं, उनका बराबर, किसी एक वेक्टर को दोनों के सम के बराबर दिखा दिए, या फिर कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करके जैसे ये दिखा है, इस तरह की कुछ कंडीशन दिखा दे तो वो कोप्लानर जैसा कुछ आता है, ठीक ना। और उसमें हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन पॉसिबल ही होता है। तो उस तरीके से भी डायरेक्ट सोच सकते हैं आप, लेकिन अगर नहीं सोच सकते हैं तो थोड़ा बहुत ये वाला काम, अगर उस पर भी डाउट है थोड़ा सा, तो ये वाला काम कर सकते हैं। यहाँ से कोई डाउट नहीं रहेगा जाएगा, बाकी सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा फाइनल। तो फिर D3 के लिए सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 2 1 2 6 -2, और ये हो जाएगा ABC = 0। और जब इसको करेंगे तो क्या होगा, ये 6C + 2B -2 2C - B + A -4 -6 = 0। देखिए ये हो गया 6C + 2B -4C + 2B, सॉरी एक मिनट, -10A = 0, ठीक है। तो -10A है ना, -10A और ये +4B + 2C, देख लीजिए 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे और बाकी 5 वाला को उधर भेज देते हैं, तो मिलेगा 5A = ये B है ना, B कहाँ आया था, 2B 4 भी आया था, ये B है। 5A = 2B + C आ जाएगा यहाँ से भी। तो तीनों कंडीशन हम D1 = D2 D3 सब बराबर 0 किए, तो हमको ये वाला कंडीशन मिल गया। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला तीसरा ऑप्शन, कि जब हमारे ये तीनों बराबर हो रहा है, जब ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो हमारा क्या होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। क्वेश्चन हम बचा देते हैं, एक दो क्वेश्चन और होगा, इसके बाद 2 क्वेश्चन और होगा हमको लग रहा है। देखिए ये उस टाइप का क्वेश्चन जो Ax = B होता है, उस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, Ax = B। उसमें क्या होता है, देखिए A = दिया है आयोटा -आयोटा -आयोटा आयोटा, एक मिनट, A = दिया है आयोटा -आयोटा -आयोटा और ये आयोटा। आयोटा सब लोग पता होगा, कॉम्प्लेक्स पढ़े होंगे तो क्या होता है, √-1 होता है, ठीक है। और एक कंडीशन शायद ये दिया है A⁸ और ये दिया है x y शायद 8 और 64, एक मिनट मिला लेते हैं एक बार, 864, ठीक ठीक है। देखिए A⁸ दिया ना, A⁸ की तरफ हम अप्रोच करते हैं, कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं, चलिए A⁸ की निकालते हैं। वैसे देखिए अगर हम चाहें तो इसको बिना A⁸ निकाले भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा आपको, देखिए कैसे क्या करेंगे। A⁸, देखिए इसको तो पहले ही बाहर किया हुआ है ये A⁸, अगर, एक मिनट बात सुनिए, या फिर निकाल लेंगे तो फिर डाउट दूर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आयोटा है ना, जब जब ये आयोटा है तो A⁸ निकालेंगे ना, तो कुछ भी चीज़ आएगी ना तो बाद में एक मतलब संख्या जो आएगी जो कॉमन निकल सकती है हमारी बाहर, वो अभी रुके करके दिखा रहे हैं तो समझ नहीं आएगा। ये A² निकालेंगे, चलिए A² निकालेंगे तो आयोटा -आयोटा और ये आयोटा, क्या करेंगे, हाँ सॉरी 2 और मल्टीप्लाई करेंगे ना इसका, आयोटा -आयोटा और ये आयोटा। देखिए ये आयोटा², ये -आयोटा², मतलब हमारा हो गया क्या, आयोटा² -1 होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा तो ये -2 आ जाएगा। और अगला हम जहाँ तक लगता है ये +1 +1 2 आएगा। फिर अगली बार ये
फिर +2 आएगा और ये -2 आएगा। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर। ए टू द पावर 4 निकालते हैं, तो ए स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 2 2 -2। मल्टीप्लिकेशन वगैरह आपको बढ़िया से आना चाहिए। अगर आप डिटर्मिनेंट अगर मैट्रिक्स से क्वेश्चन करना चाहते हैं बढ़िया से, तो ये सब चीज़ें तो फास्ट होनी चाहिए थोड़ा बहुत। देखिए, फिर इसका इसमें करेंगे +4 आएगा, ये +4 8 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो -4, ये -4 -8 हो जाएगा। ठीक है, फिर -4 -4 -8 और ये 8। अब देखिए ए टू द पावर 4 है ये। अब ए टू द पावर 8 निकालेंगे तो ए टू द पावर 4 इंटू ए टू द पावर 4 कर देंगे 2 बार, तो ए टू द पावर 8 निकल जाएगा। तो ये 8 हो गया, ये -8 हो गया, ये -8, ये 8 8 -8 -8 और ये 8। ध्यान से देखिएगा। अब क्या होगा, 64 होता है, ये 64, फिर इसका इसमें करेंगे 64 तो हो जाएगा 128। फिर इसमें करेंगे तो -64 और इसमें भी -64। ठीक है, -128 और इसमें भी माइनस माइनस, हाँ -128 यहाँ भी होगा और ये 128 होगा। ये फाइनली हमको निकला ए टू द पावर 8। और क्वेश्चन क्या था, ए टू द पावर 8 XY इज इक्वल टू 8 और 64। इसके बारे में टिप्पणी करना है हमको, ऑप्शन देख के क्या क्या सही होगा क्या गलत होगा। चलिए 128 इसको लिख लेते हैं, इसको -128 लिख लेते हैं, यहाँ -128 लिख सकते हैं और यहाँ 128 लिख सकते हैं। और ये x हो गया, ये y हो गया, ये 8 और 64। देखिए, जब एक चीज़ पहले बता चुके हम, जब ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म का होता है तो पहले हम क्या होता है इसका, जब इसका सोल्यूशन लिखने जाएंगे एक्स और वाई की वैल्यू निकालने जाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा। और हम इसमें पहले क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए का। अगर ये नॉन जीरो जीरो हो जाता है तब तो कुछ उसका सोल्यूशन, नो सोल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, वो आगे बताया जाता है। और जब नॉन जीरो होगा तो यूनिक सोल्यूशन वाला मामला आ जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। यहाँ पे ए ये होगा, अगर इसको देखिए इससे कंपेयर करेंगे तो ये ए हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हटाएंगे, 0 आएगा। नहीं डायरेक्ट कर पाते तो 128 को कॉमन के बाहर करिए, 1 -1 1 बनाइए और इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, देखिए सेम चीज़ आएगा, ये 0 आएगा। अरे 128 इंटू 128 करेंगे, देखिए ऐसे करेंगे, मत पूरा सॉल्व करिए। फिर ये क्या करेंगे, इसका हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जैसे ऐसे करते तो माइनस लगाते हैं, ये -128 इंटू 128 आएगा 0, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया। अब हम आते हैं थोड़ा ऑप्शन पे, देखते हैं क्या दिया है। लिखा है एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन। देखिए, जब डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाता है तो क्या क्या पॉसिबल होता है, या नो सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन वाला हटा दीजिए, खत्म खेल। यूनिक सोल्यूशन भी हटा दीजिए। अब बात हमारा आ जाता है ए और डी में, बी और डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक ना, एक मिनट। तो हम क्या करते हैं, देखिएगा, दो तरीके से हम कर सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं, देखिए ध्यान से। पहला काम तो ये कर सकते हैं, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है तो हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। और ये चीज़ अगर 0 हो जाता है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। अगर ये चीज़ नॉन जीरो हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर ये नॉन जीरो हो जाता है तो हमारा क्या होता है, नो सोल्यूशन होता है। चलिए इसी तरीके से पहले करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ बी कैसे, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो एनसीईआरटी में दिया भी है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालते कैसे, इन दोनों का आपस में इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज करेंगे कोई फर्क नहीं होगा, 128 ही है दोनों जगह। ठीक है, और इन दोनों में क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 128 वो वहीं पर रहेगा लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। तो ये चीज़ मिला है एडजॉइंट हमको, एडजॉइंट ऑफ ए मिला ये। और इसमें हम क्या करेंगे, बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 128 128 128 128 और यह हो जाएगा हमारा 8 और 64। अब 0 आएगा क्या, किसी भी कंडीशन में 0 आने का नहीं दिख रहा है चांस, बिल्कुल चांस नहीं है, ये 0 आएगा ही नहीं। कोई नॉन जीरो क्वांटिटी आएगी, ठीक ना, वो कर सकते हैं आप। 128 इंटू 8 करेंगे, 128 इंटू 64 करेंगे, दोनों जोड़ लेंगे, फिर एक बार और कर लेंगे उसी चीज़ को, दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा इस तरीके से 128 इंटू 64। देखिए ऐसे करेंगे ना, 128 इंटू 64 प्लस 128 इंटू 8, एक बार 8 करेंगे, एक बार 64 करेंगे, तो 128 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 120 इंटू 8 इंटू 72, और यहाँ भी वही चीज़ आएगा। तो ये नॉन जीरो है, ठीक ना, मतलब एक जीरो मैट्रिक्स नहीं है।
तो इस वाले कंडीशन में क्या होता है, जब जीरो मैट्रिक्स नहीं होता है तो नो सोल्यूशन होता है, ठीक ना, बताए थे। तो इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। ये हो गया नो सोल्यूशन, यहाँ डी वाला सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये तरीका आपको नहीं आता है, भूल गए, मान लीजिए बाई चांस एग्जाम में भूल जाते हैं, प्रेशर होता है ना बहुत ज़्यादा, वहाँ पे बहुत चीज़ें भूल जाती हैं। देखिए 128, ये -128, और यहाँ -128 था, और ये 128 है, और यहाँ पे क्या है, x है, ये y है, और इधर है 8 है, ये 64 है। अच्छा, दोनों का ज़रा मल्टीप्लीकेशन करिए आप, 128 इंटू एक्स और -128 इंटू वाई होगा ना, ये पहले वाले रो में। फिर दूसरे में होगा -128 प्लस 120 एक्स प्लस 128 वाई, और ये हो जाएगा 864, सारी चीज़ इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। एक बात थोड़ा नज़र घुमाइएगा, 120 एक्स माइनस 128 वाई, और ये हो जाएगा 128 माइनस है ना यहाँ पे एक्स प्लस 128 वाई, और ये चीज़ 8 के बराबर है, ये चीज़ 64 के बराबर है। चलिए इस वाली चीज़ को थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं ऐसे कि 128 माइनस कामन ले रहे हैं, एक्स माइनस 128 वाई माइनस 64 के बराबर है। ठीक है, माइनस को इधर भेज दिए, ध्यान दीजिएगा, ये 128 एक्स है माइनस 128 वाई इजिकल टू, एक बार 8 के बराबर है यही चीज़, और एक बार यही चीज़ आपका -64 के बराबर है। कोई सोल्यूशन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला कंडीशन आपको बताए थे, अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर होता है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होता है, तब यहाँ पे आपका होगा नो सोल्यूशन। वैसे भी आप यहाँ पे सॉल्व करके खुद देख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आएगी क्या, एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक ना। तो इस तरीके से आपका डी वाला सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस हैज नो सोल्यूशन इफ के इज इक्वल टू, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन कब होता है, नो सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी कब होती है, डी इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है, डी इज इक्वल टू जीरो होता है तो नो सोल्यूशन का पॉसिबिलिटी बनती है। जब डी इज इक्वल टू जीरो होगा और एटलीस्ट D1 D2 में से D2 D3 में से कोई एक नॉन जीरो होता है, तब हमारा होता है यूनिक नो सोल्यूशन। और जब डी इज इक्वल टू जीरो होता है और सारा D1 D2 D3 ये भी जीरो होता है, तो क्या होता है, तब भी हमारे एक पॉसिबिलिटी बनती है नो सोल्यूशन का, ठीक ना। जो बताएं कैसे इक्वेशन कंपेयर करके करते हैं, उस तरीके से चेक करेंगे, ठीक ना। तो एक चीज़ तो आपको करना ही पड़ेगा, डी इज इक्वल टू जीरो, इसको चेक करने के लिए, ठीक ना। देखिए डी इज इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, उसको करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। देखिए एक्स का कोफिशिएंट रख रहे हैं, के 1 और ये 1, ठीक है। ये हो जाएगा 1, ये के और ये 1, ये जेड वाला 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये जेड के हो जाएगा, जेड बोलने जा रहे थे, इसको जीरो के बराबर करेंगे, ठीक है। के इंटू के स्क्वायर -1, देखिए के इंटू के स्क्वायर -1, ठीक है, -1 फिर, और ये हो जाएगा के -1, ठीक, फिर ये +1 और ये 1 माइनस के, +1 1 माइनस के। थोड़ा फास्ट सोल्यूशन के लिए थोड़ा सा हम लोग अच्छा सोचेंगे, देखिए कैसे सोचते हैं। ये के -1 है ना, के -1 है, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस कामन लेंगे, इस वाले में माइनस कामन लेंगे, और इस के स्क्वायर -1 को हम तोड़ लेंगे, के इंटू के -1 और के +1 में, है -1 कामन लेंगे, -1 हो जाएगा, के -1, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा बाहर, जब माइनस कामन लेंगे तब, तो यहाँ पे के -1 हो जाएगा जीरो के बराबर। ये देखिए के -1 कामन लेने के लिए हम इतना इतना सब ड्रामा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो के -1 जब कामन लेंगे तो क्या चीज़ बच रही है फिर अगले ब्रैकेट में, के इंटू के +1, के इंटू के +1 यहाँ से, और यहाँ से -1, और यहाँ से भी -1, मतलब -2 यहाँ से बच रहा है, और इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जोड़ सकते हैं ना, इन दोनों को सेम है तो के -1 इक्वल टू जीरो करेंगे तो के इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, इस चीज़ को जीरो के बराबर करेंगे। और अगली बार जब इस चीज़ को जीरो के बराबर करेंगे तब देखिए क्या होता है, तो के स्क्वायर प्लस के -2 इक्वल टू जीरो, तो के स्क्वायर प्लस 2k -2, सॉरी एक मिनट देखिए, के स्क्वायर ये माइनस के, ये -2 इज इक्वल टू जीरो। देखिए फिर क्या करेंगे, के कामन ले लेंगे, के +2 -1 कामन ले लेंगे, के +2 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या मिला, के इज इक्वल टू 1, और यहाँ से मिला -2।
देखिए के इज इक्वल टू वन यहाँ भी मिला था और यहाँ भी मिला, तो के इज इक्वल टू वन और -2 दो वैल्यू आ रही है। देखना क्या क्या आ रही है। डी इज इक्वल टू 0 किए थे हम, नो सोल्यूशन कंडीशन पूछा है, कब नो सोल्यूशन होगा, तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है, के इज इक्वल टू वन, के इज इक्वल टू -2। कैसे चेक करेंगे, देखिए अगला कंडीशन आप ये करेंगे ना, के इज इक्वल टू वन और के इज इक्वल टू -2 दो आ रही है, और ऑप्शन देखते हैं हम। यहाँ वन भी ऑप्शन में है, -2 भी ऑप्शन में है, कौन सा टिक करेंगे, इस बात की दुविधा होगी आपको। तो आप क्या करेंगे, के की वैल्यू पहले इसमें रखेंगे, के की वैल्यू इसमें रखेंगे, चेक करिए, ठीक है। तो जरा के की वैल्यू वन रखेंगे, पहले वन रखेंगे फिर -2 रखेंगे, और दोनों में देखते हैं क्या डिफरेंस हमको मिलता है। तो चलिए के इज इक्वल टू पहले वन रखते हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन, ठीक है। और अगली बार हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन, और यहाँ भी मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन, बहुत सही, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए ए की वैल्यू वन रखेंगे तो यही चीज़ आएगी, फिर यहाँ भी क्या आएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन, सही है। एक मिनट हाँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन, तीनों इक्वेशन एक ही मिला, मतलब क्या होगा, ये कोलिनियर इक्वेशन रहा होगा, ठीक है ना, कोइंसिडेंट वाली जो बात होती है कोलिनियर। तो देखिए क्या होगा, इसका हम a1/a2 करेंगे, b1/b2, c1/c2, सारा चीज़ मतलब बराबर ही आ रहा है, d1/d2 जो भी करेंगे, मतलब ये वाला तो कंडीशन भैया पक्का है कि के इज इक्वल टू वन हमको नो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए जाने वाला है, ठीक ना। के इज इक्वल टू वन के लिए हमारा क्या हुआ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ये करने के बाद हम के इज इक्वल टू -2 को टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डाउट लगता है तो के इज इक्वल टू -2 रखिए, देखिए क्या मिलता है, -2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन, -2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन, पहले क्वेश्चन से मिला, -2x सही है ना, यहाँ x -2y प्लस जेड इक्वल टू -2, एक्स -2y प्लस जेड इक्वल टू -2, ठीक है। यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई -2 जेड इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई -2 जेड इक्वल टू 4। अच्छा, अब बात करते हैं हम, एक मिनट देख लीजिए थोड़ा सा बढ़िया से, एक्स प्लस वाई -2 जेड इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई -2 जेड इक्वल टू 4, और यहाँ से 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई -2x प्लस वाई ना, हाँ, और इसमें हो जाएगा x -2y प्लस जेड इक्वल टू -2, ठीक है, ये चीज़ मिल रहा है ना। एक मिनट हेलो, देखिए क्या हो रहा है ना यहाँ पे, के इज इक्वल टू वन के लिए क्या होगा, आपको दिख रहा था कि आइडेंटिकल होगा, और यहाँ पे के इज इक्वल टू वन के लिए इनफाइनाइट सोल्यूशन हो रहा था, लेकिन के इज इक्वल टू -2 के लिए कोई स्पेशल ऐसा कंडीशन ही नहीं बन रहा है कि देख सकते हैं आपकी कोई रेशियो, देखिए कहीं बराबर दिख रहा है किसी का, मतलब कब होता है हमारा a1/a2, b1/b2 और c1/c2, मतलब एक जेड का कोफिशिएंट है, बी एक्स वाई का एक्स का, और ये d1/d2 कांस्टेंट वाला, तो जब ये होता है ना बराबर इस तरीके से, तब हमारा होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, और आपको पता है कि के = 1 आया है और -2 आया है, तो इस वाले में देखिए कुछ इस तरीके का कंडीशन आ रहा है, इनफाइनाइट का चांस ही नहीं बन रहा है बिल्कुल, ठीक ना, उस तरीके से रेशियो दिखा के देखिए कहीं भी नहीं चांस बन रहा है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, तो यहाँ से हमको मिलेगा के इज इक्वल टू -2 आंसर, के इज इक्वल टू -2। एक दो और तरीके हो सकते हैं इसका, क्या करेंगे, एक तरीका और हो सकता है, देखिए जब डी जीरो होता है तो हमारा D1 D2, हाँ, जब डी जीरो होता है तो क्या होता है, D1 D2 D3 में से कोई अगर एक जीरो हो जाता है, कोई एक नॉन जीरो हो जाता है, तब भी हमारा नो सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। चलिए के इज इक्वल टू वन के लिए जब चेक करेंगे, के इज इक्वल टू वन के लिए चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेक करना पड़ेगा शायद, D1 D2 D3, एक मिनट, नो सोल्यूशन इफ के इज इक्वल टू, चलिए हो गया, यहाँ से ज़्यादा कुछ बड़ा करने से कोई मतलब नहीं है, आप वहाँ पे रख के सोच सकते हैं इससे डायरेक्ट, ठीक है। तो 5 नंबर का हो गया, 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वीडियो लंबा जा रहा है ना, इसलिए सोच रहा जल्दी खत्म कर, 49 मिनट हो चुका है, इसलिए तो 6 क्वेश्चन बचा ऐड किए हैं इसमें। चलिए देखिए, लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, आ गया ना, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोला, ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, एकदम श्योर पूछे जाते हैं,
4x प्लस लेमडा वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। देखिए 4x प्लस लेमडा वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। 0। 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ठीक। म्यू एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0। ठीक है। म्यू एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0। लेमडा म्यू बिलोंग्स टू आर हैज ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। चलिए लेमडा और म्यू के बारे में दिया कि ये रियल नंबर है कोई, और ये क्या है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। इस कंडीशन में क्या करते हैं बताएं, डी इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, डी इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। चलिए तो क्या हो गया, ये 4 2 म्यू लेमडा -1 2। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस डी इक्वल टू 0 करेंगे, वहाँ से सारा चीज़ मिल जाएगा। इस बात से मत सोचिए कि आप यहाँ पे दो दो आप वेरिएबल दिया लेमडा और म्यू, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम लोग निकाल लेंगे। ये 4 2 म्यू और लेमडा -1 2 2 1 3 इक्वल टू 0। बस क्वेश्चन में आगे बढ़िए कम से कम। ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा 4 -3 -2 -5 आएगा, और ये माइनस लेमडा, और 3 2 6 माइनस म्यू, और +2 और ये 4 प्लस म्यू इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा क्या, -20, ये -6 लेमडा, फाइन, -20 -6 लेमडा, और ये हो जाएगा प्लस लेमडा म्यू और +8 +2 म्यू इक्वल टू 0। इतना कर देंगे ना। अब अब हम ऑप्शन से मिलाएंगे कौन से ऑप्शन के लिए सही हो सकता है आंसर। देखिए एक बार हम लिखते हैं इसको सही से, ये -12 हो जाएगा। लिखते हैं यहाँ पे, लिखते हैं थोड़ा सा ईज होगा ना, यहाँ पे करने में थोड़ा सा आसानी होगी हमको। ऑप्शन देख के यहाँ से करेंगे तो यह हो जाएगा -12। ठीक, -12 फाइन, और ये लेमडा 6 लेमडा है, -6 लेमडा प्लस लेमडा म्यू, -6 लेमडा प्लस लेमडा म्यू, और कुछ था आगे, +2 म्यू इक्वल टू 0। चलिए ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं, ऑप्शन देख के बताएंगे आंसर कौन सही होगा। म्यू इक्वल टू 6 रहेगा, और लेमडा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है रियल नंबर में, तब ये इसका ये कंडीशन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। -12 और -6 लेमडा, और यहाँ पे क्या रखेंगे, म्यू इक्वल टू 6 रखेंगे, +6 लेमडा, फाइन, और +2 म्यू इक्वल टू 0। म्यू की जगह पे 6 होगा ना, सॉरी, म्यू की जगह पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा ये। चलिए देखते हैं, इससे ये गया, इससे ये गया, पहला ये ऑप्शन है क्या हो गया, मैच 0 बराबर 0 हो गया, कंडीशन फॉलो हो रहा है। म्यू इक्वल टू 6 के लिए आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये सारे क्वेश्चन 2021 मेंस में पूछे गए हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, हर एक साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो प्रयास करिए, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन जाइए और करके आइए, ठीक ना। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।